हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एक और वाईटी सेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने एसएससी सीजीएल पोस्ट कंप्लीट डिस्कशन के कंप्लीट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक और पोस्ट डिटेल का यहाँ पर कंप्लीटली आपके सामने विवरण दिया जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जिस पोस्ट का हम जिक्र करने वाले हैं, बड़ी मजेदार पोस्ट है उन लोगों के लिए जो शांति प्रिय लोग हैं। आपको इस वीडियो के थंबनेल, इस वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी इसका नाम नजर आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट, बोले तो डीए। एसएससी सीजीएल की प्रेपरेशन करने वाले लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं उनका सपना होता है कि वो जीएसटी इंस्पेक्टर बनेगा, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा या फिर सीबीआई के अंदर इंस्पेक्टर बनेगा। सबके दिमाग में ये चीज चलती रहती है। लेकिन आज की सेशन के अंदर जिस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसे एक हिडन जेम का नाम देते हैं। नाम डीए, बोले तो डिविजनल अकाउंटेंट। ये एक ऐसी सरकारी जॉब है जहां पर आप किसी इंस्पेक्टर के अंडर में रहकर काम नहीं करते, किसी जगह पर प्रैक्टिकली आप ही ऑफिस की फाइनेंशियल हेड के रूप में नजर आते हैं। वर्कलोड तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो काफी रिलैक्स्ड होता है। होम स्टेट में पोस्टिंग होने के चांसेस भी इसके अंदर काफी स्ट्रांग होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पोस्ट की यह है कि बहुत से जो एक्सपीरियंस्ड एसएससी एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अगर किसी को एक पीसफुल सरकारी जॉब चाहिए तो डीओ को इग्नोर करना उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन क्या सच में ये इतनी ही अमेजिंग जॉब है? क्या इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है? तो इस हमारी वीडियो में हम डीए का कंप्लीट ब्लूप्रिंट एक एक करके समझेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी सैलरी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसके प्रमोशंस, इसकी डेली लाइफ कैसी है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये जॉब है वो किन लोगों के लिए एक परफेक्ट जॉब के रूप में नजर आएगी और किन लोगों को इस पोस्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें ये वाली जॉब को भी आप ऐड करने का एक डिसीजन ले लें। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अपने ऑफिस का राजा इस जॉब को क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। देखो, ये जो डीए है ना, डीए होता किस डिपार्टमेंट में है? ये पोस्ट डायरेक्टली सीएजी यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर ये आपका आती है। मतलब एक संवैधानिक बॉडी है, कोई नॉर्मल डिपार्टमेंट नहीं है। इसका एक अलग ही स्टेटस है। अब इसका जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप देख लोगों को नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारी जो सरकारी जॉब है ना उसमें आप किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर में ही तो काम करते हैं। हर छोटी फाइल अप्रूव आप लोगों को जाकर अपने उस ऑफिसर से करानी पड़ती है। हर डिसीजन के लिए आप लोगों को किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो ये डीए है इसका रोल काफी हद तक एकदम इंडिपेंडेंट होता है। आपको जो राज्य सरकारें हैं उनके डिपार्टमेंटों के अंदर भेजा जाता है, लेकिन आप टेक्निकली सीएजी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें आपकी ओपिनियन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो बिल्स आते हैं उन बिल्स को आप वेरीफाई करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपोजर जो भी आपको वहां पर नजर आ रहा है उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे। और कई जगह पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट भी तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक आप यानी कि जो डीए है उसे क्लियर नहीं करें। तो इसीलिए लोग इसको ना मजाक में एक चीज बोलते हैं कि बॉस नहीं, आप एक खुद अपने आप में बॉस हो गए। तो ऑब्वियसली आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो देखो अलग होता है, लेकिन फाइनेंस और अकाउंट्स का मैटर में ये जो डीए है इसकी अथॉरिटी आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगी। और इसी वजह से जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट को काफी अच्छी रेस्पेक्ट देते हैं। समझ गए बात को कि इसके अंदर क्या है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, कौन बन सकता है डीए? ये डिविजनल अकाउंटेंट की एलिजिबिलिटी देखो, ये जो सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी की सारी बातें पता है। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं पता हो, तो उनको ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सीजीएल वाले बस थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, खत्म करता हूं इस बात को।
तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन बन सकता है बीए डीए। तो देखो अच्छी खबर ये है कि अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप बीए कर रखे हो, बीएससी कर रखे हो, बीकॉम कर रखा हो, या किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, कोई स्पेशल अकाउंटिंग डिग्री इसके अंदर आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट की जब इसके अंदर हम बात करते हैं तो वही जो एसएससी सीजीएल के अंदर आपको नजर आती है 18 से 30 साल। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर ये है कि कई स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मेडिकल है ना उसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आपको पता है कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर और कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट है वहां पर कलर ब्लाइंडनेस एक इश्यू बन सकता है, लेकिन ये जो डीए वाली पोस्ट है इसके केस में जनरली कलर ब्लाइंडनेस आपको डिस्क्वालीफाई करने वाला फैक्टर नहीं होता है। और इसी वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इंस्पेक्टर पोस्ट के मेडिकल को लेकर अपने अंदर टेंशन रखते हैं, उनके लिए डीए एक बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शन बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सिलेक्शन सिर्फ आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। अगर हम कहें कि अलग से कोई रिक्रूटमेंट है, जी नहीं, इसके लिए आपको सीजीएल की तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम में डीए को आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार लोग जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसकी कमी की वजह से अच्छी पोस्ट को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए और इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो सर इतनी बहुत सारी बातें जान ली, अब आप हमें ये बताइए कि जो हमें पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो पे लेवल 6 4200 ग्रेड पे। देखो सैलरी डिवीजन अकाउंटेंट पे लेवल 6 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे आपका पुराने सिस्टम के हिसाब से 4200 है। बेसिक पे लगभग आपका 35,400 से आपकी स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो देखकर आप लोगों को उदास नहीं होना है। सरकारी जॉब की असली सैलरी उनके अंदर मिलने वाले ये जो अलाउंसेस होते हैं ना उनके आधार पर होती है। आपका डीए, एचआरए, ट्रैवल करने वाला अलाउंस और बाकी के जो एप्लीकेबल अलाउंसेस होते हैं उनके आधार पर। अब पोस्टिंग आप लोगों की किस शहर में उसके हिसाब से आपका जो सैलरी है वो चेंज होती है। अगर आप मान लीजिए कि आप एक्स सिटी के अंदर हैं तो आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो लगभग 65-70 के बीच में आप लोगों को मिल जाती है। वाई सिटी में है तो आप लोगों को 60,000 65,000 के बीच में, जेड सिटी के अंदर 57 से 62-63 आपका बन जाता है। अब देखो इसमें कई सारे लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि सर इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो भी तो लगभग इतनी होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन देखो अंतर जो है ना वो सैलरी में नहीं है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें है। यहाँ पर क्योंकि जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली या बाकी जितनी भी पोस्ट देखेंगे उससे कम है। ऑफिस टाइमिंग यहाँ पर आपकी एकदम प्रेडिक्टेबल होगी, और ओवर टाइम या फिर जो रेड वाली टेंशन लोगों के अंदर रहती है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए जो कई सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि भाई देखो सैलरी सेम हो सकती है लेकिन जो सुकून वाली वैल्यू होती है ना वो आपकी अलग ही होती है, और कई सारे लोगों के लिए वही प्रेफरेंस होता है। ठीक है, अगला सवाल है भाई कैसे बनेंगे हम डीए सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सीजीएल की तैयारी करने वाले लोगों को ये सारी चीजें पता है कि भाई हमारा ये टीयर 1 होगा, प्री होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर उसके बाद ये टीयर 2 होगा, यहीं पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। फिर ये आपका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ये टाइपिंग टेस्ट करवा लिया हमने, आपका पोस्ट प्रेफरेंस एंड ऑल ये सब चीज़ें जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स को ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में पता होता है कि क्या है, किस में कितना टाइपिंग स्पीड चाहिए, ये बातें पता है। ठीक है, तो ये इसको लेकर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अब ये मेंस एग्जाम का पैटर्न इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की डिटेलिंग नहीं पता है वो थोड़ा सा देख लेना कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, लेकिन इसको भी बता देता हूँ। ये आपका मेंस का एग्जाम है, सेक्शन 1 1 घंटे का जिसमें मैथ के 30, रीजनिंग के 30, ये आपका 180 नंबर के बन गए। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश जीके, इंग्लिश 45 सवाल, 25 सवाल, टोटल 210 का बैठ गया। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी इन 390 नंबर में से बनेगी। और सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर होता है, 20 सवाल आते हैं 60 नंबर के, 15 मिनट में क्वालिफाइंग नेचर के होता है। ये मेंस का पैटर्न है जहां से ये आपके जो 390 नंबर प्लस कंप्यूटर में क्वालिफाई होना ये आपके लिए जरूरी है। सीजीएल तैयारी करने वाले, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले लोगों को ये बातें पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखो कट ऑफ वगैरह और इसकी वैकेंसीज आसान नहीं है, ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब है, एक रियलिटी चेक हमें यहाँ पर इसलिए ये करने की भी जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डीए का नाम ज्यादा फेमस नहीं है तो कट ऑफ भी इसके अंदर कम होगी, लेकिन सच इसका बिल्कुल ना उल्टा है। इस आपकी स्लाइड पर आपको नजर आएगा जो हिस्टोरिकल डेटा आपको नजर आता है 2022
हैड 795 वैकेंसीज, कट ऑफ लगभग नॉर्मलाइज, ये वो वैकेंसीज इतनी है, वैकेंसी कम होती हैं तो आपकी कंपैरेटिवली जो कट ऑफ है वो आपको नजर आएगी। 2022 में वैकेंसीज अच्छी खासी थी, लेकिन जब पिछले रिसेंट सालों में आप देखोगे वैकेंसीज काफी कम देखने को मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो आपका बढ़ेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है, जब आपको पता है कि जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इस पोस्ट की रियलिटी पता है, तो वो इंस्पेक्टर के साथ साथ डीए को भी अपनी टॉप प्रेफरेंस में बढ़ने लगेंगे ना, और यही वजह है कि कट ऑफ इसकी काफी हाई चली जाती है। ठीक है, तो वो जो 320 रॉ स्कोर अगर आप टारगेट करेंगे तो आप लोगों के लिए सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल एग्जैक्ट आपको यही स्कोर लाना पड़ेगा, वो पता है ना कि अगर डीए चाहिए तो एवरेज प्रिपरेशन से आपका काम नहीं चलेगा, कुल मिलाकर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको टॉप रैंक लानी है। तो ये जरूरी है कि क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पेपर आसान आ गया कट ऑफ ऊपर चलेगी तो 320 क्या कर लेगा, आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलिए भाई इसकी थोड़ी सी काम वाम की बात कर लेते हैं कि जो आपका ये डीए है इसकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। इसके अंदर आपको सचिव जी वाली बात आएगी, क्योंकि सैलरी और डेजिग्नेशन देखकर पोस्ट चूज करना आप लोगों के लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। जो ये डीए है इसका कोर रोल है सरकार के पैसों का एक तरीके से हिसाब किताब क्या है ना वो संभालना। सबसे पहला जो ये काम करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। बोले तो मतलब जो फंड्स सरकार ने किसी डिपार्टमेंट को दिए हैं या वो देती है उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना। ओके, दूसरा है ऑडिट एंड कंप्लायंस। इस ऑडिट एंड कंप्लायंस के अंदर क्या है, इसके अंदर आप ऐसे मान लीजिएगा ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल रूल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी उसको दिखती है तो उसको वो हाईलाइट करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है अप्रूविंग अथॉरिटी। देखो ये थोड़ा सा मजेदार सा लगता है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो कई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके बिल्स, उनके जो पेमेंट्स वाउचर्स वो तब तक प्रोसेस नहीं होते जब तक आप यानी कि जो डीए है उसको वेरीफाई ना करे। इसलिए ऑफिस में डीए का जो सिग्नेचर है ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और चौथा है जी इसके अंदर सुपरविजन यानी कि देख रेख रखना। जूनियर अकाउंटिंग जो स्टाफ होगा या फिर एलडीसी लेवल के जो एम्प्लॉय होंगे उनका काम मॉनिटर करना है, यानी सिर्फ एंट्री करने वाली क्लर्क जॉब नहीं है, यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्सिबल एक फाइनेंस मैनेजमेंट वाला यहाँ पर रोल मिल रहा है। तो इसीलिए जो लोग अकाउंट्स और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अपना एक इंटरेस्ट रखता है उनके लिए ये जॉब, ये जो प्रोफाइल है वो काफी हद तक इंटरेस्टिंग लग सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स एंड पोस्टिंग्स की बात करते हैं। कहाँ जाओगे आप, तो ये पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि जो डिवीजन अकाउंटेंट है इसको पोस्टिंग आखिरकार मिलती क्या है। ये देखो सिर्फ एक डिपार्टमेंटल पार्ट तक लिमिटेड नहीं है, एक डिपार्टमेंटल पार्ट तक नहीं है। अब इसमें जैसे पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जहां पर रोड, जहां पर ब्रिज बन रहे हैं, जहां पर सरकारी बिल्डिंगों का काम हो रहा है वहां पर आपको मिल सकता है काम। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के अंदर ये वाला भी एक डिपार्टमेंट है जहां पर कैनल्स बन रही हैं, कहीं पर डैम्स और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको हैंडल इसके अंदर किया जाता है। तीसरा है पीएचईडी, ये पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि जहां पर ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी अकाउंटिंग को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने ना इसकी एक हायरार्की मेंशन कर रखी है। सबसे ऊपर आएगा आपका चीफ ऑफिस, वो सेंट्रल पार्ट होगा, फिर सर्कल ऑफिस एंड देन आएगा आपका डिवीजन ऑफिस। यू आर दी हेड ईयर, डिवीजन ऑफिस में आप यहाँ पर हेड होंगे। और यानी यही जो आपका डिवीजन ऑफिस होता है जहां डिवीजन अकाउंटेंट है जो आप बनकर जाएंगे उनकी एक्चुअल में आपको पोस्टिंग नजर आएगी। इसी लेवल पर आप जो डे टू डे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको देखने का काम करेंगे। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई ऑफिस इसके अंदर छोटा हो सकता है लेकिन जो आप लोगों के पास अथॉरिटी होगी वो काफी हद तक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी होगी। अगर आपको मेट्रो सिटी की एक फ्लैशी लाइफ से ज्यादा एक पीसफुल ऑफिस का एनवायरनमेंट पसंद है तो ये पोस्टिंग का सेटअप आप लोगों को काफी सूट कर सकता है। कि भाई वही सचिव जी वाली बात कि आप सचिव जी जैसा फील करेंगे, बट ऐसा नहीं है, वो तो पंचायत लेवल पर बात थी। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द DAG पॉसिबल फेज 1 के अंदर 10 मंथ आपको एजी ऑफिस के अंदर, देखो ये पूरा का पूरा जो मैंने फेज 1, फेज 2 और अल्टीमेट जब हर्डल आप चाहते हैं उसके बारे में बता देता हूँ।
बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन प्रोसेस तो पता होता है कि भाई कैसे सेलेक्ट होना है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। डीए में ज्वाइनिंग के बाद सीधा आप एक परमानेंट ऑफिसर नहीं बन जाते हैं। सबसे पहले शुरू होता है आपका जो ट्रेनिंग और आपका प्रमोशन पीरियड है। और सबसे पहले लगभग आपको 10 महीने लगेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस फेज 1 के अंदर बता रखा है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको जो एजी ऑफिस है, उस एजी ऑफिस के अंदर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि सरकारी जो अकाउंट्स हैं उनको आप कैसे मेंटेन करेंगे, जो ट्रेजरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, बजट एलोकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ऑडिट ऑब्जेक्शंस अगर करते हैं या करने होते हैं उनको कैसे हैंडल करा जाता है, और जो रियल फाइल्स हैं उनका एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपके इस शुरुआती 10 महीने में होंगी। फिर ये जो आपका प्रैक्टिकल अटैचमेंट है, ये दूसरा फेज है। 4 मंथ आपको अलग अलग इस तरीके से नजर आएंगे। यहाँ पर आपको एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी की बात करी थी या फिर पीएचईडी की बात करी थी, उसके साथ आपको अटैच करा जाएगा। अब जो थ्योरी आपको ज्वाइनिंग के समय में शुरुआती 10 महीने के अंदर उन्होंने सिखाई थी, उसको रियल ऑफिस के वातावरण के अंदर आप लोगों को अप्लाई कराना सिखाया जाएगा। लेकिन कहानी आपकी यहीं पर खत्म नहीं होगी। जब प्रोबेशन कंप्लीट करने से पहले आपको एक और थोड़ा सा हर्डल यहाँ पर पूरा करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डीएजी एग्जामिनेशन। अब इस डीएजी एग्जामिनेशन को देख कर ना डरिए मत ना कि भाई मतलब एक और पेपर क्लियर करना पड़ेगा। देखो, ये एग्जाम क्लियर किए बिना आपका जो प्रोबेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। इसलिए ज्वाइनिंग के बाद भी आपकी थोड़ी सी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। सरकारी सर्विस में भी लर्निंग आपकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। जो लिखा है ना, मस्ट क्लियर विद इन 2 years प्रोबेशन पीरियड, 6 पेपर होंगे, अकाउंटेंसी, रीजनल लैंग्वेज, फेल किया तो प्रोबेशन 1 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। होता नहीं है, क्योंकि पेपर को बहुत ज्यादा वो भी नहीं है और आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। ये 2 साल के अंदर आपको सारी चीजों के बारे में आइडिया लग जाता है। ठीक है, आम बात है ये। अब हमें प्रमोशन अवेन्यूज कहां तक जाओगे आप, तो देखो ये पाथ ए है विदाउट SAS एग्जाम। डीए ऑफिसर ग्रेड 2 ये 4600 ग्रेड पे, डीए ऑफिसर ग्रेड 1 4800 ग्रेड पे, सीनियर डीए ऑफिसर 5400, ये रिटायरमेंट तक है। SAS क्लियर किया तो सीधा गैजेटेड लेवल तक की एंट्री। ये कैरियर ग्रोथ है इसके अंदर, क्योंकि सरकारी जॉब सिर्फ जो स्टार्टिंग सैलरी है उससे आप लोगों की जज नहीं होगी। प्रमोशन भी आप लोगों के लिए उतना ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो डीए है, ये डीए के पास 2 मेजर आपको कैरियर पाथ होते हैं। पहला पाथ है जो उसका नॉर्मल प्रमोशन है, यानी कि विदाउट SAS एग्जाम। अगर आप कोई एडिशनल डिपार्टमेंट एग्जाम मान लो नहीं देते हैं तो भी प्रमोशन आपको मिलता रहता है। डिविजनल अकाउंटेंट से आप डीए ऑफिसर ग्रेड 2 बने थे, उसके बाद आप डीए ऑफिसर ग्रेड 1 बने थे, और फिर आपका सीनियर डीए ऑफिसर तक आप लोग पहुंच रहे थे। मतलब कैरियर आप लोगों का रुक नहीं रहा है, लेकिन ग्रोथ कंपैरेटिवली आपकी ग्रेजुअल होती है। दूसरा पाथ है भाई ये विद SAS एग्जाम। ये जरूरी है, ये गेम चेंजर है हर किसी के लिए। अगर आप SAS बोले तो जो आपका ये सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस एग्जाम होता है, इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए गैजेटेड ऑफिसर लेवल तक के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। आप मतलब जो AA नहीं होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या फिर जो अकाउंट ऑफिसर होता है, उस लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत से जो एम्बिशियस कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइनिंग के बाद इस SS एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अपनी कंटिन्यू रखते हैं। यानी कि डीए सिर्फ एक जॉब नहीं है, फ्यूचर में हायर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन तक आप लोगों को पहुंचने तक का भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलो भी इसके थोड़े से फायदे और नुकसान डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज ऑफ डीए, सुकून वाली जिंदगी, तो ये मैंने फायदे डिस्कस करे हैं। देखो, होम स्टेट ये जरूरी है, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लॉक लेवल ऑफिसर नियर योर होम, ये ध्यान दिया जाता है, जिनकी वजह से ये मतलब ये सबसे ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस्ड SSC स्टूडेंट्स है वो इसको छुपा हुआ हीरा बोलता है। सबसे पहला एडवांटेज यही है कि घर के पास पोस्टिंग, इस प्रोफाइल में काफी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको घर के आसपास इसके अंदर पोस्टिंग मिल जाए। इसका मतलब यह है कि फैमिली के आसपास रहने को मिल जाएगा, आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स इसके अंदर कम होंगे, और पर्सनल जो आपकी लाइफ होगी वो काफी बैलेंस्ड होगी। दूसरा है भाई देखो, पीसफुल लाइफ होगी, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। वर्कलोड कंपैरेटिवली कम है, फील्ड में रेड नहीं करनी है, अनएक्सपेक्टेड ड्यूटी का काम नहीं है, ऑफिस टाइमिंग भी जनरली आपकी प्रिडिक्टेबल रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है।
तीसरा है भाई स्टडी टाइम। अगर किसी को तैयारी करनी है या यूपीएससी स्टेट पीएससी तो यहाँ पर आप लोगों को फायदा है। और ये तीसरा आपके अलाउंसेस वही सेम एलटीसी सीजीएचएस फैसिलिटी फेस्टिवल के बेनिफिट सरकारी एम्प्लॉय को मिलने वाले बाकी के अलाउंसेस भी आता है। तो यही कॉम्बिनेशन डिसेंट सैलरी है, पीसफुल ऑफिस है, स्टेबल लाइफस्टाइल है, इस पोस्ट को काफी अट्रैक्टिव इसी वजह से आपका बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई द डार्क साइड। रियलिटी यू मस्ट नो, सच्चाई जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए भाई इधर की तरफ। अगेन मतलब देखो ऐसे कोई बहुत खतरनाक वो नहीं है कि बताइए क्या इसके अंदर हो जा रहा है। अब तक हमने डीए के काफी सारे एडवांटेजेस देख लिए, लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ऑनेस्ट रिव्यू अगर यहाँ पर दे रहा हूँ तो आपको पता है कि हर सरकारी जॉब की अच्छी बातों की तरह उसकी कुछ दिक्कतें भी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई लोअर ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है, बाकी के जो 4600 ग्रेड पे की होते हैं उसके कंपैरिजन में। आपको पता है हिस्टोरिकली इसके अंदर जो डीए का ग्रेड पे है वो 4200 रहता है, जबकि जीएसटी इंस्पेक्टर बाकी का 4600 है। तो कैंडिडेट डेजिग्नेशन और पे प्रोग्रेशन को देखकर कंपैरेटिवली इसको प्रेफरेंस उतना नहीं देते हैं। दूसरा है काम बहुत ज़्यादा सेम प्रोफाइल है, सेम काम है, वही बेसिक चीज़ें, एक्शन वैक्शन करने को नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म वाले काम ऐसे कुछ नहीं है। तो इस वजह से बेसिक से काम होने की वजह से लोगों को ये मोनोटोनस लग सकता है। सोशल स्टेटस आपको विलेज वाले गांव के लोग मिलेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं है कोई किसी को लगेगा गांव के लोगों को ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ तो मेरे को माहौल ही नहीं दिख रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त तो बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालते हैं, मुझे तो पोस्ट ही देखने डालने के लिए और मौका मिल रहा है। वो सचिव जी वाला माहौल। रूरल इंफ्रा, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन भी आपको पता ही है। आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपको मेट्रो सिटी वाली लाइफस्टाइल की यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और जी ट्रांसफर्स, रोटेटिंग ट्रांसफर्स होते हैं, इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि एक ही ऑफिस के अंदर मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, प्रधान जी की बेटी के साथ कुछ बातचीत बन जाएगी, तो ऐसा कुछ इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। प्रैक्टिकल उतना रहना है आपको कि भाई आपका रोटेशन वगैरह होता रहे, तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप ये सब चीज़ें देख लेना, है ना। अब चलो थोड़ा सा आपको मैं लास्ट में ये बता देता हूँ अल्टीमेट फेस ऑफ डीए वर्सेस जीएसटी या फिर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं। वर्कलोड वेरी लो है भाई, यहाँ पर मॉडरेट टू हाई है। इंडिपेंडेंस, यहाँ पर आप अपने खुद के मालिक हैं, वहाँ पर आपको पता है कि आपके अंडर आएंगे आईआरएस या फिर यूपीएससी के जो ऑफिसर्स है। पोस्टिंग सेटअप्स आपका रूरल और ब्लॉक लेवल पर होगा, यहाँ पर मेट्रो एक्सवाई सिटीज़ के अंदर इंस्पेक्टर जाएगा। सोशल वाइब्स, यहाँ पर पंचायत लेवल की रिस्पेक्ट मिलेगी, ये आपको पता है। अर्बन सोसाइटी प्रेस्टीज काफ़ी बेटर होती है। बायोमेट्रिक ये सब नहीं होता है, यहाँ पर मजे मारते हो आप। यहाँ पर स्ट्रिक्ट होता है, डिसिप्लिन से काम होता है, टाइम से आना है, अगर बुला रहे हैं तो जाना है, नहीं बुला रहे हैं तो भी काम करना है, वो आपको उधर नजर आएगा। तो ये एक छोटा सा एक चीज है जो कि आपको अपने हिसाब से कि मुझे क्या चीज पसंद है उस हिसाब से एडजस्ट करना है। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं कि भाई किसको चाहिए ये भौकाल जिस पर अभी हमने बात करी। तो मेरे मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं वर्डिक्ट आपको दूंगा कि क्या डीएसीजीएल की बेस्ट पोस्ट में से एक है, तो मेरा आंसर होगा देखो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको होम स्टेट के आसपास पोस्टिंग चाहिए, ऑफिस की लाइफ पसंद है, वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में यूपीएससी स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत फ्लैशी डेजिग्नेशन से ज्यादा उनको अपना एक पीसफुल कैरियर चाहिए, तो डी आपके लिए एक आउटस्टैंडिंग चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप सायरन वाली फीलिंग चाहते हैं, इंस्पेक्टर का टाइटल चाहते हैं, मेट्रो सिटीज में घूमना चाहते हैं, अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाहते हैं, फील्ड में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो शायद जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शंस हो। आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि सीजीएल के अंदर बेस्ट पोस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, होती है तो वो होती है बेस्ट पोस्ट फॉर यू। सिर्फ नाम मत देखो, आप उसकी जॉब प्रोफाइल देखो, जो काम मैं आपके सामने इन वीडियोस के अंदर कर रहा हूं, आप उसकी लाइफस्टाइल देखो, आप उसके प्रमोशंस देखो, आप सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी देखो कि मेरे लिए वो है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो जनरली इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपको लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको ये पोस्ट में इंटरेस्ट है नहीं है ना, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है। तो ये बात है, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उधर को दिख रहा होगा ना बटन, उधर एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।
और जो भी रिमेनिंग बची हुई जॉब्स हैं उन पर फटाफट से मैं आगे आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। ये हमारी 15 या 16वीं कौन सी पोस्ट है। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी पोस्ट जिनका ज़्यादा माहौल रहता है उन पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपको इधर को कहीं को दिख जाएगी थोड़ी देर में। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन एक जरूरी चीज़, वो जरूरी चीज़ क्या है? वो जरूरी चीज़ ये है कि अगर आप में से किसी को अपनी तैयारी में मेरी गाइडेंस चाहिए तो मेरा ये इंस्टाग्राम यूज़र नेम है रॉबिन SIRG। इस रॉबिन SIRG के इंस्टाग्राम यूज़र नेम पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी तैयारी में, अपनी प्रेपरेशन के अंदर कोई भी गाइड चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो वो आपको पाथ दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी संबंधित मार्केट में आपकी अपडेट आती है मैं वहाँ पर वीडियो का लिंक बनाकर डाल देता हूँ। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।